नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुष मंगल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल नो वेद एएम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 1 सीन 2 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये सीन शुरू होता है बेलमिंट में अ रूम इन पोर्शियास हाउस। जैसे कि आपको सीन 1 में पता चला दोस्तों कि पोर्शिया बेलमिंट की एक बहुत ही सुंदर लेडी है, बहुत ही रिच लेडी है जिसके फादर की डेथ हो चुकी है। तो ये सीन उसी के घर से शुरू होता है। एंटर पोर्शिया एंड नेरिसा। दोस्तों, नेरिसा पोर्शिया की अटेंडेंट है। अटेंडेंट को आप कह लीजिए सेक्रेटरी टाइप है, बट अटेंडेंट कहना बेटर होगा, जो उसी के साथ रहती है, उसी के सभी काम करती है। तो पोर्शिया कहती है, बाय माई ट्रथ नेरिसा, माई लिटिल बॉडी इज अवेरी ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पे बाय माई ट्रथ का मतलब है ट्रूली, सच में, और अवेरी का मतलब है टायर्ड। तो पोर्शिया नेरिसा से कहती है कि नेरिसा, मैं बहुत थक गई हूँ, सच कहती हूँ कि मैं इस दुनिया से थक चुकी हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो नेरिसा कहती है, यू वुड बी स्वीट मैडम इफ योर मिसरीज वर इन द सेम अबंडेंस एज योर गुड फॉर्चून्स आर। तो नेरिसा कहती है कि हाँ, यस मैडम, आप बिल्कुल थक गई होंगी। यू वुड बी इफ योर मिसरीज, मिसरीज का मतलब है प्रॉब्लम्स, वर इन द सेम अबंडेंस एज योर गुड फॉर्चून्स आर। अगर आपकी प्रॉब्लम्स, आपके सोरोज, आपके दुख भी उतने ही अबंडेंस में होते जितना कि आपका गुड लक है। तो दोस्तों, एक तरीके से नेरिसा यहाँ पे आप कह सकते हैं सरकाज़म यूज कर रही है। उसको एक तरीके से कह रही है कि हाँ हाँ, आप बिल्कुल परेशान होंगी दुनिया से, लेकिन तभी अगर आपकी प्रॉब्लम्स भी उतनी ही होती जितना आपकी गुड फॉर्च्यून है, जितना आपका गुड लक है। मतलब कि पोर्शिया के पास बहुत गुड लक है और नेरिसा उसको ताना मार रही है एक तरीके से कि हाँ, आप क्यों नहीं परेशान होंगी। And yet, for aught I see, they are as sick that suffer too much as they that starve and nothing. और फिर नेरिसा कहती है कि yet, और फिर भी, for aught I see, aught का मतलब है anything, for anything I see, they are as sick that suffer too much as they that starve and nothing. इसका मतलब है कि वो लोग जिनके पास बहुत सारा है, that suffer too much, मतलब जिनके पास एक्सेस है, कोई भी चीज जिनके पास एक्सेस है, they are as sick as they that starve with nothing. वो भी उन्हीं लोगों की तरह उतना ही परेशान है जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, जो लोग भूखे मर रहे हैं। मतलब कि एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए कि जैसे कि कोई आदमी है जो बिल्कुल नहीं खा पा रहा है, जो भूखा मर रहा है, वो बहुत बीमार रहेगा। और कोई एक ऐसा आदमी है जो खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, जिसके पास बहुत सारा है खाने के लिए, तो वो मोटापे से परेशान रहेगा। तो उसी तरीके से नेरिसा यहाँ पे कह रही है कि फॉर एनीथिंग आई सी, मतलब कोई भी चीज मैं देखूं, वो लोग जिनके पास बहुत सारा है वो भी उतने ही परेशान हैं उन लोगों की तरह जिनके पास कुछ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इट इज नो मीन हैप्पीनेस देयरफॉर टू बी सीटेड इन द मीन। तो वो कहती है, नेरिसा पोर्शिया से कहती है, इट इज नो मीन हैप्पीनेस, मतलब कि इट इज अ स्मॉल हैप्पीनेस, इट इज गुड, इनफैक्ट इट इज गुड। नो मीन हैप्पीनेस का मतलब है कि इट इज गुड, इट इज अ स्मॉल हैप्पीनेस टू बी सीटेड इन द मीन, कि आप मिडिल में रहें, आप बीच में रहें। यहाँ पे मीन का मतलब है मिडिल, और इट इज नो मीन हैप्पीनेस का मतलब है कि इट इज अ स्मॉल हैप्पीनेस, मतलब इट्स गुड टू बी इन द मिडिल, ना ही ज्यादा कम और ना ही बहुत ज्यादा। तो नेरिसा यही पोर्शिया से कहती है कि मैं जितनी भी चीजों को देखूं, वो लोग जिनके पास बहुत सारा है वो उन लोगों की तरह परेशान है जिनके पास कुछ भी नहीं है, जैसे कि अभी आप परेशान हैं। तो वो कहती है कि इसीलिए इट इज बेटर, इट इज गुड, इट इज हैप्पीनेस टू बी सीटेड इन द मीन, टू बी इन द मिडिल, मतलब कि बीच में रहे, ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। सुपरफ्लुइटी कम्स सूनर बाय व्हाइट हेयर्स बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर। तो नेरिसा कहती है कि सुपरफ्लुइटी, सुपरफ्लुइटी का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब बहुत ज्यादा। प्रॉस्पेरिटी कम्स सूनर बाय व्हाइट हेयर। तो वो कहती है कि अगर आपके पास बहुत सारा है तो आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, मतलब कि प्रॉस्पेरिटी गिव्स ओल्ड एज क्विकली। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नेरिसा का ये मानना है कि इफ यू आर वेरी प्रॉस्परस, इफ यू आर रिच, तो योर ओल्ड एज विल कम सूनर। तो वो कहना है व्हाइट हेयर्स का मतलब यहाँ पे है ओल्ड एज। तो वो कहती है प्रॉस्पेरिटी गिव्स ओल्ड एज क्विकली बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर। कॉम्पिटेंसी का मतलब है सेटिस्फैक्शन, आप सेटिस्फाइड है, आप के पास ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, बट जो भी है आप उससे सेटिस्फाइड है। Those people which are satisfied, which are competent, may live longer. तो ये नेरिसा का मानना है कि it is good to be in the middle,
और अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आप अगर बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हैं, तो योर ओल्ड एज विल बी नियर, यू विल बी ओल्डर सून, बट इफ यू आर सेटिस्फाइड देन यू विल लिव लॉन्गर। तो पोर्शिया कहती है गुड सेंटेंसेस एंड वेल प्रोनाउंस्ड। तो पोर्शिया कहती है यस, जो भी तुमने कहा इट वाज गुड सेंटेंस। गुड सेंटेंस का मतलब गुड एडवाइस, सेंटेंसेस का मतलब है एडवाइस, एंड वेल प्रोनाउंस्ड, वेल प्रोनाउंस्ड का मतलब वेल स्पोकन। तुमने अच्छे सेंटेंसेस को अच्छी एडवाइस दी और उसको अच्छे से बोला। नरेसा कहती है दे वुड बी बेटर वेल फॉलोड। तो नरेसा कहती है दे वुड बी बेटर, ये मेरी जो एडवाइस मैंने आपको दी, इट वुड बी बेटर, ये और बेटर होगी इफ यू वर टू फॉलो दैट, अगर आप उसको फॉलो करते हैं। मतलब कि इफ यू आर सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव देन माय एडवाइस वुड बी बेटर। तो पोर्शिया कहती है इफ टू डू वर एज इजी एज टू नो व्हाट वर गुड टू डू, chapels had been churches and poor men's cottages princes palaces। तो पोर्शिया कहती है if to do were as easy as to know what were good to do। तो कहती है कि आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है आपके लिए, लेकिन उसको करना इतना आसान नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये अच्छी हैबिट्स होती हैं, ऐसा हमको करना चाहिए, हमको रोज पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए, हमको वर्क करनी चाहिए, ऐसा सब करना चाहिए, आपको सब पता है कि ये सब गुड है आपके लिए, बट उसको करना इतना आसान नहीं है। यही पोर्शिया कह रही है कि इफ टू डू वर एज इजी एज टू नो व्हाट वर गुड टू डू, जितना आसान अच्छी चीजों को जानना है, अगर उतना ही आसान उनको फॉलो करना होता। इफ टू डू गुड थिंग्स वाज एज इजी एज टू नो व्हाट इज गुड, चैपल्स हैड बीन चर्चेस। तो कहती है कि जो स्मॉल चर्चेस हैं, चैपल्स होते हैं स्मॉल चर्चेस, हैड बीन चर्चेस, वो बड़े चर्चेस हो जाते हैं, वो जो छोटे चर्चेस हैं बड़े चर्चेस हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बड़े चर्चेस होने के लिए हमको क्या करना है, बट उसको करना इतना आसान नहीं है। अगर उसको करना इतना आसान होता वो छोटे चर्चेस खुद बड़े चर्चेस बन गए होते। एंड पुअर मेंस कॉटेजेस प्रिंसेस पैलेसेस, वो कहता है कि जो गरीब लोग हैं उनके जो कॉटेजेस हैं, उनके जो हट्स हैं, जो स्मॉल हाउसेस हैं, दे वुड बी लाइक प्रिंसेस पैलेसेस, वो बड़े बड़े महल हो गए होते। क्योंकि हर इंसान को पता है कि मेहनत करोगे तभी पैसा आएगा, बट कितनी मेहनत करें, कैसे करें, और मेहनत एक्चुअल में करना इतना आसान नहीं है जितना आसान ये जानना है कि हमको मेहनत करनी चाहिए। अगर वो भी इतना आसान होता तो गरीब कोई रहता ही नहीं, वो भी बड़े बड़े महलों में रहते। ये पोर्शिया का कहना है कि टू नो व्हाट इज गुड टू डू इज इजी, बट टू फॉलो दैट एडवाइस इज नॉट इजी। ये पोर्शिया का कहना है। तो क्योंकि नरेसा ने बोला ना कि आप उसको फॉलो करिए एडवाइस को तो वो बेटर होगी, तो पोर्शिया यही कह रही है कि उसको फॉलो करना इतना आसान नहीं है जितना आसान हमें पता है कि क्या है। इट इज अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शंस। तो पोर्शिया कहती है इट इज अ गुड डिवाइन, गुड डिवाइन का मतलब होली पर्सन, बहुत ही साधु संत, बहुत ही अच्छा इंसान होगा जो कि अपने इंस्ट्रक्शंस, जो कि अपनी एडवाइस खुद फॉलो करता होगा। दोस्तों होता है बहुत से लोग दूसरों को सिर्फ एडवाइस 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 देते हैं बट खुद कभी फॉलो नहीं करते, कि जैसे कि भाई साहब ये कर लीजिए आपका बहुत फायदा होगा, या फिर हमें मोबाइल कम देखना चाहिए। हर कोई एडवाइस देता है कि कोई बीमार हो तो आप ये दवाई खा लीजिए, बट खुद उस एडवाइस को कितने लोग फॉलो करते हैं इस बारे में आपको सोचना चाहिए। कोई नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं। तो यही कह रही है पोर्शिया कि कोई बहुत ही होली पर्सन, बहुत ही साधु संत होगा जो कि खुद अपनी एडवाइस को फॉलो करता होगा। I can easier teach 20 what were good to be done than be one of the 20 to follow mine own teaching। तो पोर्शिया कहती है कि I can easier teach 20, मैं खुद अभी 20 लोगों को पढ़ा दूं कि ये अच्छी अच्छी चीजें हैं, तुमको ये सब करना चाहिए, what is good to be done, what you should do, all good things जो भी हैं, मैं सब 20 लोगों को अभी बैठा के यहाँ पे पढ़ा दूं। Then be one of the 20 to follow mine own teaching, लेकिन मैं ऐसे खुद नहीं हो सकती कि मैं अपनी टीचिंग को खुद फॉलो करूं। मतलब कि अभी मैं आगे 20 लोगों को बिठाऊं, उनको प्रवचन दे दूं कि ये होता है, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, तुमको किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी से जेलस नहीं होना चाहिए, बट मैं खुद उसको फॉलो करूं, ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है। क्योंकि जैसा कि पोर्शिया ने बोला कि कोई बहुत ही साधु संत ही होता है जो कि अपनी एडवाइस को फॉलो करे, हर कोई नहीं करता। The brain may devise laws for the blood, but a hot temper leaps over a cold decree। ये कहता है the brain may devise laws for the blood। The brain का मतलब है the mind, the people, they may devise laws, वो बहुत सारे कानून बनाएंगे। They may make laws, वो इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे बहुत सारे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा तुमको करना चाहिए। The mind may make laws, the mind may make instructions, but a hot temper का मतलब है यंग पर्सन कह लीजिए या फिर एंग्री पर्सन कह लीजिए, क्योंकि जिसका whose blood is warm within, जैसा जैसे उन्होंने बोला, who is young,
who can do what he wishes, who is a willful youth, जो अपनी मर्जी का मालिक है. That person, a hot temper, leaps over a cold decree. He will jump over that law. Cold decree का मतलब है cold law. जैसे कि आप भी जानते हैं दोस्तों कि बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स का फॉलो करिए, या फिर ये कानून है, इतना टैक्स दीजिए, ऐसा ऐसा सब. बट सब उस कानून की अवमानना करते हैं, कोई उसको फॉलो नहीं करना चाहता, सब उससे कूदना चाहते हैं, सब अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं. तो यहाँ पे भी पोर्शिया यही कह रही है, हमारा जो माइंड है बहुत सारे लॉज बनाए. आप भी सोचते होंगे कि कल मैं ये करूंगा, कल मैं ऐसा करूंगा, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं. बट जो आपकी विलफुलनेस है, आपका जो अपना मन है, आपका जो हॉट टेम्पर है, क्योंकि आप यंग हैं, आप एंग्री हैं, आप उस लॉ को, उस कोल्ड लॉ को, उससे ऊपर से छलांग मारेंगे. यू विल लीप ओवर दैट, यू विल जंप ओवर दैट, यू विल नॉट फॉलो दैट लॉ. Such a hair is madness the youth, to skip over the meshes of good counsel the cripple. तो वो कहती है such a hair, मतलब कि just like a rabbit jumps over the net. अगर आप किसी रैबिट को पकड़ने के लिए नेट बिछाएं, तो जैसे ही वो रैबिट उस नेट को देखता है, वो उसके ऊपर से कूद जाता है. वो एक एग्जाम्पल दे रही है कि जस्ट लाइक अ रैबिट जम्प्स ओवर दैट नेट. यहाँ पे meshes का मतलब है नेट, to skip over the meshes, meshes का मतलब है नेट. जिस तरीके से रैबिट एक नेट के ऊपर से कूद जाता है, उसी तरीके से एक हॉट टेम्पर, एक यंग पर्सन उस कोल्ड लॉ के ऊपर से जंप कर जाता है, उसको फॉलो नहीं करता. जस्ट लाइक अ हेयर इज मैड, जस्ट लाइक अ रैबिट इज मैड एंड ही जंप्स ओवर दैट नेट, उसी तरीके से एक यंग पर्सन भी उस लॉ के ऊपर से कूद जाता है, उसको फॉलो नहीं करता. ऑफ गुड काउंसिल द क्रिपल, तो वो एक तरीके से कह रही है कि उसी तरीके से एक इंसान उस गुड काउंसिल के नेट के ऊपर से जंप कर जाता है. वो एक नेट को, वो उस एडवाइस को नेट कह के संबोधन कर रही है, नेट कह के उसको सिंबलाइज कर रही है. नेट उस एडवाइस को नेट कह रही है और इंसान को रैबिट कह रही है. तो जिस तरीके से रैबिट उस नेट के ऊपर से कूद जाता है, उसी तरह इंसान गुड एडवाइस के नेट के ऊपर से कूद जाता है. और द क्रिपल का मतलब है मेक्स इट यूजलेस, और वो उस एडवाइस को यूजलेस बना देता है. क्रिपल का मतलब है दोस्तों मेक्स इट यूजलेस. बट दिस रीजनिंग इज नॉट इन द फैशन टू चूज मी अ हस्बैंड. कहती है बट दिस रीजनिंग, कौन सी रीजनिंग? कि यही सब जो अभी उसने बोला कि कोई हॉट टेम्पर जो है वो एक लॉ के ऊपर से कूद जाएगा, उसको फॉलो नहीं करेगा. ये जो रीजनिंग है, इट इज नॉट इन द फैशन, इट इज नॉट इन द अंडरस्टैंडिंग, इट इज दिस अंडरस्टैंडिंग जो है, इट इज नॉट फॉर पोर्शिया. वो उसको नहीं कर सकती. मतलब कि दोस्तों आपको पता हो या नहीं पता हो, पोर्शिया के फादर ने पोर्शिया की शादी कराने के लिए एक कास्केट का सिस्टम डिजाइन कर रखा है, लॉ बना रखा है. तो पोर्शिया भी यही कह रही है कि मैं उस लॉ के ऊपर से जंप नहीं कर सकती. ये जो रीजनिंग मैंने दी कि कोई यंग पर्सन जो है लॉ के ऊपर से कूद जाता है, ये रीजनिंग यहाँ पे मेरे केस में फॉलो नहीं होगी. मैं उस लॉ के ऊपर से नहीं कूद सकती. तो चूज मी हस्बैंड, अपने हस्बैंड को चूज करने के लिए, इज नॉट इन द फैशन, मतलब कि इट इज नॉट फॉर मी, इट इज नॉट फॉलोड बाय मी, इट इज नॉट लॉजिकल फॉर मी. तो आई कैन नॉट फॉलो दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट रीजनिंग. आई कैन नॉट जंप ओवर दैट लॉ. पोर्शिया सीधे सीधे यही कह रही है कि मैं अपना हस्बैंड चूज कर लूँ. ओ मी द वर्ड चूज, कहती है कि ओ वो वर्ड चूज, मैं तो चूज भी नहीं कर सकती. आई मे नीदर चूज whom I would nor refuse whom I dislike. वो कहती है कि ना तो मैं अपनी पसंद के इंसान को चूज कर सकती हूँ. आई मे नीदर चूज whom I would, जिसको मैं पसंद करती हूँ, मैं जिसको चूज करना चाहती हूँ, मैं उसको चूज नहीं कर सकती. nor refuse whom I dislike, और जिसको मैं ना पसंद करती हूँ, जिसको मैं डिसलाइक करती हूँ, मैं उसको रिफ्यूज भी नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि पोर्शिया के फादर ने पोर्शिया की शादी कराने के लिए एक लॉ बना रखा है, एक कानून बना रखा है, एक तरीके का आप भी कह सकते हैं कास्केट सिस्टम डिजाइन कर रखा है, और पोर्शिया उस लॉ के ऊपर से जंप नहीं कर सकती. सो इज द विल ऑफ अ लिविंग डॉटर कर्व्ड बाय द विल ऑफ अ डेड फादर. तो पोर्शिया कहती है कि इसी तरीके से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कास्केट सिस्टम, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लॉ, द विल ऑफ अ लिविंग डॉटर, मैं जो जिंदा हूँ, मेरी जो विल है, मेरा जो मन है, जो मेरे को विश करता है, माई विश हैज बीन कर्व्ड. कर्व्ड मतलब डिस्ट्रॉयड, स्टॉप्ड. माई विश हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द विल ऑफ अ डेड फादर. मेरे डेड फादर की विश ने मेरी विश को डिस्ट्रॉय कर दिया है. मेरे डेड फादर जो अपनी विल छोड़ के गए हैं, जो अपनी विश, आखिरी विश बता के गए हैं कि ये कास्केट सिस्टम है, उस विश ने मैं जो कि जीवित हूँ, मैं जो कि लिविंग डॉटर हूँ, मेरी विश को कर्व कर दिया है, मेरी विश को डिस्ट्रॉय कर दिया है. मैं उसको लॉ को नहीं तोड़ सकती, मैं अपने हस्बैंड को चूज नहीं कर सकती. इज इट नॉट हार्ड नेरिसा दैट आई कैन नॉट चूज वन नॉर रिफ्यूज नन. तो कहती है नेरिसा से कि नेरिसा क्या ये मुश्किल नहीं है, क्या ये गलत नहीं है? इज इट नॉट हार्ड, इज इट नॉट डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट चूज द पर्सन whom I wish to choose and not refuse none. और ना ही मैं किसी को रिफ्यूज कर सकती हूँ,
इज इट नॉट डिफिकल्ट? नरेसा कहती है कि अब नरेसा भी क्या करे, वो कैसे उसके फादर के अगेंस्ट जाए या वो कैसे पोर्शिया के अगेंस्ट जाए। तो नरेसा भी उस पोर्शिया को थोड़ा कंसोल करने की कोशिश करती है, थोड़ा समझाने की कोशिश करती है। और नरेसा कहती है पोर्शिया से, योर फादर वॉज एवर वर्चुअस। तो नरेसा कहती है कि आपके जो फादर थे, ही वॉज अ वर्चुअस मैन, ही वॉज अ गुड मैन, ही वॉज अ होली मैन। वो बहुत ही वर्चुअस से भरे हुए थे, ही वॉज अ नाइस मैन एंड होली मैन एट देयर डेथ हैव गुड इंस्पिरेशंस। तो वो कहती है कि और जो भी होली मैन होते हैं, जो भी अच्छे लोग होते हैं, जो भी बहुत ही साधु संत टाइप के होते हैं या फिर जो अपनी एडवाइस खुद फॉलो करते हैं, वो लोग एट देयर डेथ हैव गुड इंस्पिरेशंस। वो लोग मरने पे गुड टीचिंग्स देते हैं। इंस्पिरेशन का मतलब है टीचिंग, दे हैव गुड टीचिंग्स। दोस्तों ऐसा भी होता है कि जब कोई इंसान मर रहा होता है तो मरते समय उसके मुंह से हमेशा सच ही निकलता है, झूठ नहीं बोल सकता वो इंसान मरते वक्त। तो वो यही कह रही है कि अगर कोई इंसान है जो कि बहुत होली है, जैसे कोई पंडित हो गया या साधु संत हो गया, कोई मेहनती हो गए या कोई फादर हो गए, प्रीस्ट हो गए या फिर कोई भी हो गए, तो वो अपने मरते समय अपने फॉलोअर्स को या अपने फैमिली मेंबर्स को हमेशा अच्छी टीचिंग्स ही देंगे, हमेशा अच्छी बातें ही बताएंगे। Therefore, the lottery that he had devised in these three chests of gold, silver, and lead, whereof who chooses its meaning chooses you. तो कहती है कि therefore the lottery, lottery मतलब वही कास्केट सिस्टम जो कि उन्होंने लॉटरी डिवाइस करी है। The casket system which he has devised, devised का मतलब planned, जो कि उसने प्लान करी है। In these three chests of gold, silver, and lead, इन थ्री chests में ये जो थ्री कास्केट्स हैं, एक कास्केट गोल्ड की है, एक सिल्वर की है, एक लेड की है। तो वो कहती है कि इन्होंने ये जो लॉटरी प्लान करी है, इन्होंने ये जो लॉटरी डिवाइस करी है, जो कि तीन कास्केट्स की है, वेयर ऑफ हु चूजेस हिज मीनिंग चूजेस यू, क्योंकि इन कास्केट्स में से whoever person who chooses his meaning, who chooses correctly, his meaning का मतलब है who chooses correctly chooses you. The person who chooses the casket correctly, who chooses his meaning का मतलब है the person who chooses his casket correctly, he will choose you, he will win you. इन थ्री कास्केट्स में से जो भी पर्सन सही कास्केट को चुनेगा, whoever chooses correctly will choose you. ये उन्होंने पोर्शिया के फादर ने ऐसा लॉटरी सिस्टम डिवाइस किया है, ऐसा लॉटरी सिस्टम प्लान किया है। और वो वही नरेसा पोर्शिया को थोड़े समझाने की कोशिश कर रही है कि यही कास्केट सिस्टम अच्छा है, तुम्हारे फादर होली थे, उन्होंने अच्छी बात करी है। Will no doubt never be chosen by any rightly, but one who shall rightly love. वो कहती है कि there is no doubt, I am 100% sure that this casket system, this lottery system will never be chosen by any rightly. इसको सही कोई जना नहीं चुन पाएगा, will never be chosen by any person. Nobody will be able to choose that casket correctly. Nobody will be able to choose that casket rightly. But one who shall rightly love, लेकिन सिर्फ वही जना चुन पाएगा जो कि तुमसे सच्चा प्यार करता होगा। तो वो नरेसा यही कह रही है कि whoever chooses the casket correctly will choose you, and I am 100% sure that no person will be able to choose that casket correctly, but only that person will be able to choose who will love you 100%, who will love you rightly, जो कि तुमसे सच्चा प्यार करता होगा। But what warmth is there in your affection towards any of these princely suitors that are already come? तो नरेसा पूछती है पोर्शिया से, but what warmth is there? तुम्हारे मन में उनके लिए कितना प्यार है? How much affection do you feel for them towards any of these princely suitors that are already come? इन लोगों के लिए जो कि तुमसे ऑलरेडी मिलने आए, जो कि इस कास्केट सिस्टम को चूज करने आए हैं, इस लॉटरी सिस्टम को चूज करने आए हैं, इन प्रिंसली सूटर्स में से तुम्हारे मन में किसके लिए कितनी फीलिंग्स हैं, तुम्हारे मन में किसके लिए कितना अफेक्शन है? What warmth is there? How much affection is there? How much is your love for those people that have already come there, that have come to woo you? तो पोर्शिया कहती है, I pray thee, overname them, and as thou namest them, I will describe them. तो पोर्शिया कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे साथ, प्लीज overname them, उनका एक एक करके नाम बोलो, and as thou namest them, I will describe them. और जैसे जैसे तुम एक एक का नाम बोलती जाओगी, मैं उनको डिस्क्राइब करती जाऊंगी। एक एक का नाम बोलो और मैं उनको डिस्क्राइब करती जाऊंगी। एंड अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन लेवल एट माई अफेक्शन, और जैसे जैसे मैं उनको डिस्क्राइब करूं, मेरे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तुम मेरे प्यार के बारे में मेजर कर लेना, तुम मेरा प्यार पता कर लेना। मतलब कि जैसा मैं उनके बारे में बोलूं उससे तुम आइडेंटिफाई कर लेना कि मेरा कितना प्यार है। यू कैन फाइंड आउट माई लव, मतलब अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन यू कैन फाइंड आउट माई लव। अगर मैं उसकी बुराई करूं तो इसका मतलब आई हेट हिम, और अगर मैं उसकी थोड़ी तारीफ करूं देन यू कैन फाइंड आउट माई लव। तो तुम मेरे को नाम बोलो और मैं उनको डिस्क्राइब करूँ। तो नरेसा शुरू करती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पे 5-6 जने ऐसे आएंगे
उनके नेरेसा नाम बोलेगी, पोर्शिया उनके बारे में डिस्क्राइब करेगी। तो फिर आपको उन सब के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। आपको एक एक के बारे में पता होना चाहिए, और ये पूछा भी जाता है तो आपको इनका डिस्क्रिप्शन कुछ हद तक याद होना चाहिए, और अगर आप इनको कोट्स में लिख सकते हैं तो फिर तो वो सोने पे सुहागा है ही। तो पोर्शिया कहती है आई दैट्स नेरेसा कहती है फर्स्ट देयर इज द नेपोलिटन प्रिंस। नेरेसा कहती है कि सबसे पहले देयर इज द प्रिंस ऑफ नेपल्स। नेपल्स एक जगह है, तो नेरेसा कहती है कि सबसे पहले नेपल्स के प्रिंस के बारे में तुम बताओ। पोर्शिया कहती है आई दैट्स अ कोल्ट इंडीड। तो पोर्शिया कहती है हे यस ही इज अ हॉर्स। कोल्ट मतलब हॉर्स, अ यंग हॉर्स, अ वाइल्ड हॉर्स, क्योंकि किसी की नहीं सुनता। और ही डथ नथिंग बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स। क्यों? व्हाई इज पोर्शिया कॉलिंग हिम अ हॉर्स? दे मे आस्क यू दैट व्हाई इज पोर्शिया कॉलिंग द प्रिंस ऑफ नेपल्स अ हॉर्स? व्हाई इज पोर्शिया कॉलिंग हिम अ हॉर्स? बिकॉज ही डथ नथिंग बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स। क्योंकि वो पूरे टाइम कुछ नहीं करता, बस अपने हॉर्स की तारीफ करता रहता है, अपने हॉर्स के बारे में बताता रहता है, इसीलिए पोर्शिया उसको भी हॉर्स कह रही है। एंड ही मेक्स अ ग्रेट अप्रोप्रिएशन टू हिज ओन गुड पार्ट्स दैट ही कैन शो हिम हिमसेल्फ। तो पोर्शिया कहती है एंड ही मेक्स इट अ ग्रेट अप्रोप्रिएशन, और वो अपने आप को अपना अचीवमेंट समझता है। ही थिंक्स इट्स अ ग्रेट क्वालिटी। अप्रोप्रिएशन का मतलब है क्वालिटी। प्रिंस ऑफ नेपल्स कंसिडर्स इट अ ग्रेट क्वालिटी, और वो अपने कैरेक्टर में इस क्वालिटी को इंक्लूड करता है। वो समझता है कि ये तो मेरा एक अचीवमेंट है, दैट ही कैन शो हिम हिमसेल्फ, कि वो अपने हॉर्स को खुद से शू कर सकता है, अपने हॉर्स को खुद पहना सकता है। दोस्तों नॉर्मली हॉर्स को हॉर्स शू पहनाने का काम ब्लैक स्मिथ का होता है, या ऐसे ही किसी जने का होता है, और एक खुद प्रिंस होके वो अपने हॉर्स को शू पहना रहा है। तो इसीलिए नेपोलिटन प्रिंस अपने आप को बहुत ही इस चीज को अपने आप अपना अचीवमेंट मान रहा है कि मैं अपने हॉर्स को खुद शू कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, जो कि हो सकता है कि आपकी बुक्स में हो, तो मैं उसको पढ़ देता हूँ और उसको समझा भी देता हूँ। आप चाहें तो उसको लिख लीजिएगा। वो लाइन है आई एम मच अफेयर्ड माई लेडी हिज मदर प्लेड फॉल्स विद अ स्मिथ। आई एम मच अफेयर्ड। आई एम मच अफेयर्ड का मतलब है कि आई एम अफ्रेड। अफेयर्ड मतलब आई एम अफ्रेड। माई लेडी मतलब नेरेसा मेरे को बहुत डर लग रहा है। हिज मदर प्लेड फॉल्स विद अ स्मिथ, कि इस नेपोलिटन प्रिंस की जो मदर है, प्रिंस ऑफ नेपल्स की जो मदर है, ही मस्ट हैव प्लेड फॉल्स विद अ स्मिथ। उसकी मदर का लव अफेयर होगा एक स्मिथ से, एक ब्लैक स्मिथ से, एक ऐसे पर्सन से जो कि हॉर्स को शू करता है। तो पोर्शिया कह रही है कि क्योंकि वो एक प्रिंस है और हॉर्स को शू करना उसे शोभा नहीं देता, बट क्योंकि वो उसको कर सकता है तो मेरे को जरूर शक है, मेरे को डर लगता है, आई एम अफ्रेड कि उसकी जो मदर थी उनका एक ब्लैक स्मिथ के साथ लव अफेयर था। तो नेरेसा कहती है देन देयर इज द काउंटी पैलेटाइन। तो सेकेंड पर्सन के बारे में बात करती है। देयर इज द काउंटी पैलेटाइन। काउंटी मतलब एक दोस्तों टाइटल हो गया प्रिंस की तरह ही, पैलेटाइन एक जगह हो गई। तो द काउंट ऑफ पैलेटाइन, काउंट मतलब एक टाइटल है, काउंटी पैलेटाइन की उसी तरीके का एक टाइटल ही है। तो द काउंटी पैलेटाइन। तो पोर्शिया कहती है, पोर्शिया उसको डिस्क्राइब करती है, जैसे कि आपने नेपल्स के प्रिंस के बारे में पढ़ा कि he does nothing but only keeps talking about his horse and he considers it his great achievement that he can shoe his horse himself। ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरीके से आप काउंटी पैलेटाइन के बारे में पोर्शिया कहती है he does nothing but frown। वो कहती है कि काउंटी पैलेटाइन भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, वो पूरे दिन कुछ नहीं करता है, बस फ्राउन करता है। फ्राउन मतलब he gets angry, वो गंदी शक्ल बना के रहता है और कुछ नहीं करता। As who should say if you will not have me choose। उसको देख के ऐसा लगता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सही कास्केट चुने या गलत कास्केट चुने, ये पोर्शिया उससे लव करती है या नहीं कर सकती है। इफ यू विल नॉट हैव मी चूज का यही मतलब है दोस्तों कि ही डज नॉट केयर इफ ही इज एबल टू विन पोर्शिया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी शक्ल से ऐसा लगता है कि वो गंदी सी शक्ल बना के रहता है। पोर्शिया उसको यही कह रही है कि he does nothing but always keep frowning। तो अब क्या कह रही है पोर्शिया? He hears merry tales and smiles not। वो कहती है कि वो अच्छी अच्छी कहानियां भी सुने अगर, even if he hears merry tales, even if he hears nice stories, फिर भी वो स्माइल नहीं करता, फिर भी वो फ्राउन करके रहता है। I fear he will prove the weeping philosopher। तो पोर्शिया कहती है कि आई एम अफ्रेड कि अगर वो ऐसा ही रहेगा तो वो वीपिंग फिलोसोफर बन जाएगा। वीपिंग फिलोसोफर का मतलब है दोस्तों ऐसा जना जो कि हमेशा दुखी रहे, हमेशा परेशान रहे, और जो कि सैड रहे। वीपिंग फिलोसोफर के पीछे एक कहानी भी है, आप चाहें तो आपकी वर्कबुक में होगी या फिर उसमें पढ़ सकते हैं, बट हालांकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बता देता हूँ कि एक फिलोसोफर थे एक मिनट, एक फिलोसोफर थे हेराक्लिटस। हेराक्लिटस एक फिलोसोफर थे
जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे। वो बहुत इंसानों से परेशान थे, इंसान जो भी काम करता था उसको देख के वो बहुत दुखी होते थे। तो उन्होंने उन सब इंसानों से अपने आप को अलग करके एक अलग जगह पे चले गए थे। माउंटेन्स पे वो तपस्या करने लग गए थे, हमेशा दुखी दुखी से रहते थे कि ये क्या हो रहा है, इंसान क्यों इतना परेशान रहते हैं। इसीलिए उनको वीपिंग फिलोसोफर कहा जाता था। तो उनका नाम क्या था? हेराक्लिटस। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको जानना भी जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे वीपिंग फिलोसोफर क्यों कहा गया है उसको? क्योंकि वो परेशान रहता है और कुछ वो हंसता नहीं है, तो यही उसको अफ्रेड है कि वो इतना परेशान रहेगा तो वो भी वीपिंग फिलोसोफर की तरह हो जाएगा व्हेन ही ग्रोस ओल्ड, जब वो बड़ा होगा। being so full of unmannerly sadness in his youth. क्यों? Because he's full of unmannerly sadness. Unmannerly का मतलब है unpleasant. He's full of unpleasant sadness in his young age. तो वो जवानी में ही इतना परेशान है, इतना दुखी दुखी सा रहता है, तो जब वो बूढ़ा होगा तो फिर उसका क्या ही होगा। I had rather be married to a death's head with a bone in his mouth than to either of these. वो कहती है पोर्शिया कि इस काउंटी पैराडाइन से शादी करने से अच्छा है कि मैं एक डेथ हेड से शादी कर लूं। डेथ हेड मतलब एक स्कल से शादी कर लूं, एक स्कल जिसके मुंह में एक बोन फंसा के रखी है, मतलब कि जो कि डेथ का साइन कह सकते हैं आप, या फिर अटेंशन का साइन कह सकते हैं, खतरे का साइन कह सकते हैं। मैं एक स्कल से शादी कर लूं, वो मेरे लिए बेटर रहेगा, बट मैं इस काउंटी पैलेटाइन से शादी नहीं करना चाहती। गॉड डिफेंड मी than to either of these। तो कहती है इन दोनों में से मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती, इन दोनों से ही शादी करने से बेटर है कि मैं उस स्कल से शादी करूं। गॉड डिफेंड मी फ्रॉम दीज टू। भगवान मेरे को इन दोनों से बचाए, मैं इनसे शादी नहीं करना चाहती। नेरिसा कहती है हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मॉन्शे लिबॉन। तो अब ये तीसरा जना है दोस्तों, फ्रेंच लॉर्ड, कोई फ्रेंच पर्सन है, मॉन्शे लिबॉन उसका नाम है। मॉन्शे मतलब मिस्टर आप कह सकते हैं, और लिबॉन उसका नाम है, आप कह लीजिए ये टाइटल्स भी जोड़ देते हैं। मॉन्शे का मतलब टाइटल ही है लिबॉन। तो पोर्शिया कहती है गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन। क्योंकि उसको भगवान ने बनाया है तो आई विल कंसिडर हिम अ मैन। इसका क्या मतलब है मैं आगे आपको बताऊंगा। इन ट्रुथ आई नो इट इज अ सिन टू बी अ मॉकर। क्योंकि पोर्शिया कहती है कि आई नो इट इज अ सिन, किसी का भी मजाक उड़ाना, किसी के भी बारे में हंसी मजाक करना, उसको गाली देना या फिर उसके बारे में जोक मारना, ये एक पाप है, ये एक सिन है। तो इसलिए क्योंकि उसको भगवान ने बना है, आई विल कंसिडर हिम अ मैन, और मैं उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगी। आई विल रिस्पेक्ट हिम एज अ ह्यूमन बिकॉज ही इज अ मैन। आई विल रिस्पेक्ट हिम एज अ ह्यूमन बिकॉज गॉड हैज मेड हिम। क्योंकि सच में आई नो इट इज अ सिन टू बी अ मॉकर, इट इज sin to make fun of somebody, but why? He has a horse better than the Neapolitans, a better bad habit of frowning than the Count Palatine. वे कहती है बट वो ये फ्रेंच लॉर्ड मॉन्शे लिबॉन, ही हैज अ हॉर्स बेटर देन द नेपोलिटन। उसका जो हॉर्स है वो नेपोलिटन के प्रिंस ऑफ नेपल्स के हॉर्स से भी बेटर है। मतलब कि वो अपने हॉर्स की और तारीफ करता है, जैसे जैसे प्रिंस ऑफ नेपल्स अपने हॉर्स की तारीफ करता है, उसी को सुनकर फ्रेंच लॉर्ड मॉन्शे लिबॉन अपने हॉर्स की और ज्यादा तारीफ करता है। अ बेटर बैड हैबिट ऑफ फ्राउनिंग द काउंट पैलेटाइन, और उसकी फ्राउन करने की और भी ज्यादा बैड हैबिट है। बेटर बैड हैबिट का मतलब है वर्स हैबिट, तो उसकी और भी ज्यादा खराब हैबिट है फ्राउन करने की। वो और काउंट पैलेटाइन से भी ज्यादा गंदा फ्राउन करता है। ही इज एवरी मैन इन नो मैन। ही इज एवरी मैन इन नो मैन का मतलब है कि यस क्वालिटीज ऑफ ईच एंड एवरी मैन, उसके पास अलग अलग लोगों की अलग अलग क्वालिटीज हैं, बट ही डज नॉट हैव एनी क्वालिटी ऑफ हिज ओन। लेकिन उसके पास खुद की एक ऐसी क्वालिटी नहीं है जो उसको दूसरों से अलग करती हो। दोस्तों ऐसा भी होता है कि कई लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, दूसरों की तरह बनने के चक्कर में वो अपने आप को खो देते हैं, अपनी जो हैबिट्स होती हैं वो उनको डेवलप नहीं कर पाते, हमेशा दूसरे की तरह, कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ। तो फ्रेंच लॉर्ड भी उन्हीं में से एक है। ही इज एवरी मैन एंड नो मैन। वो यस क्वालिटीज ऑफ ईच एंड एवरी मैन, जैसा कि उसने अभी दो एग्जाम्पल देके बोला कि प्रिंस ऑफ नेपल्स की तरह ही वो बहुत ज्यादा अपने हॉर्स की बढ़ाई चढ़ाई करता है, काउंट पैलेटाइन की तरह ही वो हमेशा फ्राउन करता रहता है, बट ही डज नॉट हैव एनी क्वालिटी ऑफ हिज ओन। लेकिन उसका खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है। इफ अ थ्रॉसल सिंग ही फॉल्स स्ट्रेट अ केप रिंग। तो कहता है कि इफ अ थ्रॉसल एक बर्ड होती है दोस्तों, इफ अ बर्ड सिंग्स ही फॉल्स स्ट्रेट अ केप रिंग, ही स्टार्ट्स डांसिंग। उसको बर्ड को सुनते हुए वो डांस करने लग जाता है। क्या ये शोभा देता है किसी प्रिंस को कि वो कोई बर्ड गा रही है और वो डांस करने लग जाए? बिल्कुल शोभा नहीं देता। तो पोर्शिया भी उसका एक तरीके से मजाक उड़ा रही है, बट मजाक ही उड़ा रही है उसका, बट वो नहीं उड़ाना चाहती मजाक, क्योंकि शी नोज दैट इट इज अ सिन टू मेक फन ऑफ समबडी, बट शी कांट रेजिस्ट हरसेल्फ एंड वो मजाक उड़ा ही रही है उसका। ही विल फेंस विद हिज ओन शैडो। तो कहती है कि वो इतना स्टूपिड है या इतना
कैसा, ये आप कह सकते हैं वो इतना मैड है कि ही विल फाइट अगेंस्ट हिज ओन शैडो, वो अपनी शैडो से ही लड़ने लगता है। ही विल ड्रॉ अ स्वॉर्ड, आप कह सकते हैं फेंस का मतलब फाइट कह लीजिए, प्रोटेक्ट कह लीजिए, या ड्रॉ अ स्वॉर्ड अगेंस्ट हिज ओन शैडो, वो अपनी शैडो से ही लड़ने लग जाएगा अगर वो शैडो देखेगी तो। जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, शैडो से डर जाते हैं या फिर शैडो के पीछे भागने लगते हैं कि ये कौन है जो मेरे साथ चल रहा है, तो वो भी उसी की तरह है फ्रेंच गॉड। ही विल फाइट अगेंस्ट हिज ओन शैडो। इफ आई शुड मैरी हिम आई शुड मैरी 20 हस्बैंड्स, वो कहती है कि अगर मैं उससे शादी करूंगी प्रिंस लॉट से, तो इट वुड बी लाइक मैरिंग 20 पीपल, बिकॉज उसमें 20 लोगों की खासियत है। 20 तो सिर्फ एक नंबर है, शी मीन्स टू से दैट उसके पास बहुत सारे लोगों की क्वालिटीज हैं और खुद की कोई क्वालिटी नहीं है। If he would despise me, if he would hate me, वो कहती है कि अगर वो मेरे से नफरत करता होगा, अगर वो मेरे को नहीं प्यार करता होगा, I would forgive him, मैं उसको माफ कर दूंगी कि it's okay, if you don't love me then you can leave, कोई बात नहीं है। पर if he love me to madness, I shall never requite him, वो कहती है कि लेकिन अगर वो मेरे को पागलों की तरह प्यार करता होगा, if he would love me to madness, if he loves me a lot, I shall never requite him. Love me to madness का मतलब है if he loves me a lot, I shall never requite him. Requite मतलब repay him. I will never be able to return his love. If अगर वो मेरे से ट्रू लव करता होगा, then I will never be able to return his love. मैं उससे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। बट अगर वो मेरे से नफरत करता होगा तो मैं उसको forgive कर दूंगी। It's okay because I also don't love him. क्यों? Because he does not have any quality of his own. He's like 20 people. Marrying him would be like marrying 20 people, and he keeps frowning. He keeps talking about his horse and he keeps frowning. तो ये तो हो गए 3 जन। अब कहती है नरेसा, what say you then? Falconbridge, the young baron of England. तो कहती है so what are your opinions? What say you then? What are your opinions? What do you think about Falconbridge? Falconbridge एक नाम है, a young baron of England. baron भी एक टाइटल ही है, काउंट की तरह, मोंशे की तरह और प्रिंस की तरह baron भी एक टाइटल ही है। इंग्लैंड से आया है ये Falconbridge। पोर्शिया कहती है you know I say nothing to him for he understands not me nor I him. पोर्शिया कहती है Nerissa, you know very well that I say nothing to him, that I don't talk to him. Why does Portia not talk to Falconbridge? Portia does not talk to Falconbridge because he understands not me nor I him. Because ना तो Falconbridge पोर्शिया को समझता है और ना ही पोर्शिया Falconbridge को समझती है। He hath neither Latin, French nor Italian, and you will come into the court and swear that I have a poor penny worth in the English. तो पोर्शिया कहती है कि मैं उसको नहीं समझ पाती, ना वो मेरे को समझ पाता है। क्यों नहीं समझ पाता? Because he hath neither Latin, French nor Italian. क्योंकि Falconbridge ना तो लैटिन जानता है, ना ही फ्रेंच जानता है और ना ही इटालियन जानता है। ये 3 लैंग्वेजेस जो कि पोर्शिया जानती है, Falconbridge ये 3 लैंग्वेजेस नहीं जानता, तो पोर्शिया उससे कैसे बात करे? And you will come into the court and swear that I have a poor penny worth in the English. तो पोर्शिया कहती है कि और मैं कसम खा के कहती हूँ, I will swear and you will be my क्या कहते हैं उसको, श्योरिटी। You will come into the court, तुम मेरे बिहाफ पे कोर्ट में जाओगी और मेरी श्योरिटी बनोगी। You will also swear by my side that I have a poor penny worth in English, that I also don't know English, कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती। I am poor penny worth मतलब I cannot understand English, I am poor in English. पोर्शिया को इंग्लिश नहीं आती और फाल्कनब्रिज को लैटिन, फ्रेंच और इटालियन नहीं आती। तो जब दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेजेस ही नहीं आती तो दोनों एक दूसरे से कैसे बात करें? इसीलिए न पोर्शिया उससे बात करती है, न फाल्कनब्रिज उससे बात करता है। He is a proper man. दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि पोर्शिया को इंग्लिश नहीं आती, तो यहाँ पे तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये ट्रांसलेट किया गया टेक्स्ट है। शेक्सपियर ने भी ये इंग्लिश में नहीं लिखा होगा, उसने भी किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखा होगा, मोस्ट प्रोबेबली इटालियन में लिखा होगा या फ्रेंच में लिखा होगा, और ये उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लाया गया। पोर्शिया डज नॉट नो इंग्लिश और वो इंग्लैंड से आया है फाल्कनब्रिज, तो कैसे बात करें? He is a proper man's picture, but alas, who can converse with a dumb show? पोर्शिया कहती है he is a proper man's picture मतलब he is handsome. He is handsome. He looks beautiful. He looks handsome. He is smart. He is tall and handsome. But alas, but sad, who can converse with a dumb show? But I am sad that I cannot talk with a dumb show. मैं उससे कैसे बात करूँ? Converse मतलब talk. How can I talk with a person whom I do not understand? Who is dumb? मतलब कि कोई एक जापानीज से आप कैसे बात करेंगे अगर आपको जापानीज नहीं आती, और अगर जापानीज पर्सन को हिंदी नहीं आती तो वो आपसे कैसे बात करेगा? तो ये वही उसी तरीके से है कि he is handsome, he is good, I could have married him, but I cannot talk to him, so I don't think I will marry him. दोस्तों ये सब आपको लिखना नहीं है कि पोर्शिया ऐसा कह रही है, पोर्शिया ऐसा नहीं कह रही है, बट ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पोर्शिया के इसके पीछे कहने के पीछे क्या रीजन होगा। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता ही दिया था कि
आपको सिर्फ टेक्स्ट से रिस्ट्रिक्टेड रहना है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट तक रिस्ट्रिक्टेड रहना है। जो जो क्वेश्चन है बोला है आपको सिर्फ वो पता होना चाहिए। आप अपने मन से नहीं सोच समझ के लिख सकते कि मेरे को ये लगता है, ये लगता है तो ये लिख दिया, वो नहीं लिख सकते, वो आंसर नहीं कंसिडर किया जाएगा। मैं आपको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि पोर्शिया की क्या मेंटालिटी रही होगी इसको बोलते वक्त। हाउ ऑडली ही सूटेड, वो कहती है कि उसकी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल बेकार है, ही इज ऑडली सूटेड, ही इज स्ट्रेंजली सूटेड। ऐसे कभी किसी को मैंने पहनते हुए नहीं देखा होगा। ही हिज ड्रेसिंग सेंस इज नॉट अप टू द मार्क। तो कहती है आई थिंक ही बॉट हिज डबलेट इन इटली। डबलेट का मतलब होता है दोस्तों जैकेट। तो पोर्शिया कहती है कि उसकी जैकेट देख के लगता है कि हिज जैकेट इज फ्रॉम इटली, हिज राउंडहुज इन फ्रांस। राउंडहुज मतलब ट्राउजर्स, पैंट्स। तो जो अपने पैंट्स एंड ट्राउजर्स हैं वो उसने फ्रांस से ली है। हिज बॉनेट इन जर्मनी एंड हिज बिहेवियर एवरीवेयर। उसका बॉनेट मतलब हैट, उसकी हैट जो है वो जर्मनी से आई है। एंड हिज बिहेवियर एवरीवेयर, और उसका जो बिहेवियर है वो पूरी दुनिया में सब जगह से उसने थोड़ा थोड़ा लिया है। मतलब कि हिज ड्रेसिंग सेंस इज नॉट गुड। वो अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीजें खरीद के पहनता है जो कि पोर्शिया को नहीं पसंद। और उसका जो बिहेवियर है वो भी अलग अलग देशों का मिक्सचर है, अलग अलग जगहों का मिक्सचर है। हिज नेचर, हिज बिहेवियर इज मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। तो ये हो गया चौथा जन्म। जी हाँ, चौथा जन्म। अब आया पांचवा जन्म, स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर। व्हाट थिंक यू ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर? हिज नेबर मतलब फैल्कनब्रिज नेबर। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड आर नेबर्स। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और आयरलैंड ये सब यूनाइटेड किंगडम के पार्ट हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड ये सब आपस में नेबर्स ही हैं। ये उसी को कह रही है स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर। दोस्तों इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम नहीं है, इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में तीन कंट्रीज आती हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। तो यही कह रहा है कि व्हाट थिंक यू ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटिश नेबर, स्कॉटिश लॉर्ड जो स्कॉटलैंड से आया है। तो पोर्शिया कहती है दैट ही हैड अनेबल्ड चैरिटी इन हिम और ही बोरोड अ बॉक्स ऑफ द ईयर ऑफ द इंग्लिशमैन। दोस्तों आप बता दो उस समय की बात कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड उस समय, स्कॉटलैंड और माफ कीजिए इंग्लैंड और फ्रांस उस समय एनिमीज थे एक दूसरे के। तो यहाँ पे क्या कह रही है पोर्शिया कि स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर, ही हैज अ नेबरली चैरिटी इन, मतलब ही प्रूव टू बी अ गुड नेबर। वो बहुत ही गुड नेबर प्रूव हुआ। व्हाई? और ही बोरोड अ बॉक्स ऑफ द ईयर ऑफ द इंग्लिशमैन, क्योंकि उसने इंग्लिशमैन से, मतलब इसी फैल्कन ब्रिज से जो कि इंग्लैंड से आया है, उससे उसने एक बॉक्स ऑफ द ईयर लिया। बॉक्स ऑफ द ईयर मतलब घूसा, कान पे उसने मुक्का खाया स्कॉटिश लॉर्ड ने फैल्कन ब्रिज से। तो ही प्रूव्ड टू बी अ गुड नेबर, मतलब उसने उसका घूसा खाया। एंड swore he would pay him again when he was able। वो कहता है और उसने कसम खाई कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। I would pay you again, I will revenge you। He promised to pay him again, he promised to take revenge from Englishman Falconbridge। मतलब कि पोर्शिया यहाँ पे sarcasm यूज कर रही है that he proved to be a good neighbor। ये तरीके से sarcasm है। क्यों sarcasm है? मतलब कि आप का पड़ोसी अगर आपको आके मारता है और आप चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते, तो पीपल माइट से, पीपल में से दैट यू आर अ गुड नेबर, कि आपने अपने नेबर से रिलेशंस बनाने में आपने उसका घूसा खा लिया और कुछ नहीं किया। बट दैट इज सरकाजम, राइट? आपके रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है अपने नेबर से, इसीलिए फैल्कनब्रिज ने उसको मारा। आई थिंक द फ्रेंच मैन बिकेम हिज श्योरिटी एंड सील्ड अंडर फॉर अनदर। और जो फ्रेंच मैन है, फ्रेंच लॉर्ड मॉन्शियर लिबॉन जो है, क्योंकि फ्रांस से आया है, वो स्कॉटिश लॉर्ड की श्योरिटी बना, उसकी गारंटी बना कि हाँ मैं तुम्हें फैल्कन ब्रिज से बदला लेने में मदद करूंगा। क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस एनिमीज थे, तो जो फ्रेंच मैन है और जो इंग्लिश मैन है वो दोनों भी एनिमीज हुए। तो जब इंग्लिश मैन ने घुसा मारा, मुक्का मारा, तो फ्रेंच मैन ने उसकी श्योरिटी बना कि हाँ मैं तुम्हारी इस इंग्लिश मैन से बदला लेने में मदद करूंगा। और क्योंकि स्कॉटिश लॉर्ड ने इंग्लिश मैन से घुसा खाया और कुछ नहीं किया, तो पोर्शिया उसको एक सरकास्टिक दिमाग दे रही है, उसको एक ताना मार रही है, उसकी खिंचाई कर रही है, उसकी टांग खींच रही है, उसका मजाक उड़ा रही है कि ही वॉज अ गुड नेबर, कि वो उसने कुछ नहीं बोला। Became his surety and sealed under for another। Frenchman became his guarantee कि yes and sealed under for another। उसने बोला कि yes I will help you for another box on Falcon Bridges here। मैं तुमको मदद करूंगा उसको करने में। एक तरीके से पोर्शिया इन तीनों की ही खिंचाई कर रही है, जैसा कि उसने प्रिंस ऑफ नेपल्स और काउंटी पैलेटाइन की खिंचाई करी कि आई वुड रादर मैरी अ स्कल। इसी तरीके से वो फ्रेंच लॉर्ड, इंग्लिश मैन और स्कॉटिश लॉर्ड की टांग खींच रही है, मतलब कि वो किसी को पसंद नहीं करती। मेरे साथ
हाउ लाइक यू द यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ सैक्सनीज नेफ्यू। ये हो गया दोस्तों 6th पर्सन। हाउ लाइक यू द यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ सैक्सनीज नेफ्यू, ये जर्मनी से आया है। ड्यूक ऑफ सैक्सनी एक जगह, एक ड्यूक मतलब राजा है, सैक्सनी एक जगह है, क्योंकि ये सैक्सनी के राजा के नेफ्यू, सैक्सनी के राजा का भतीजा जो आया है, उसके बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है। तो पोस्टर उसका भी मजाक उड़ाती हुई कहती है वेरी वाइल्डली इन द मॉर्निंग, कहती है ही इज यूजलेस, वाइल्डली का मतलब यूजलेस, बैड, ही इज यूजलेस इन द मॉर्निंग, दिन में, ही इज यूजलेस व्हेन ही इज सोबर, जब वो अपने सेंसेस में है, जब वो उसका मेंटल बैलेंस सही है, जब वो थोड़ा ठीक है, उस समय वो बिल्कुल यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। एंड मोस्ट वाइल्डली इन द आफ्टरनून व्हेन ही इज ड्रंक, और आफ्टरनून में तो वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, जब वो शराब पी के पड़ा हुआ है। जब दिन में वो ठीक है, उसने शराब नहीं पी है, तब भी वो किसी काम का नहीं है, और दोपहर में जब उसने शराब पी ली है, फिर तो वो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है। When he is best, he is a little worse than a man. जब उसका बेस्ट बिहेवियर है, जो भी उसका बेस्ट बिहेवियर है, जिस भी वो बेस्ट बिहेवियर में रह सकता है, उसका बेस्ट बिहेवियर इंसान के वर्स्ट बिहेवियर से थोड़ा कम है। लिटिल वर्स देन अ मैन मतलब कि उस इंसान से भी कम है। जो उसका बेस्ट बिहेवियर है ड्यूक ऑफ सैक्सनीज नेफ्यू का, जो कि उसका बेस्ट बिहेवियर है, वो इंसान के बिहेवियर से कम है। इट इज वर्स देन अ मैन्स बिहेवियर। एंड व्हेन ही इज वर्स्ट, और जो उसका वर्स्ट बिहेवियर है, ही इज अ लिटिल बेटर देन अ बीस्ट, वो एक जानवर से बस थोड़ा सा बेटर है, बाकी और कुछ नहीं है। जब वो वर्स्ट है तो इंसान से भी कम है, और जब वो बेस्ट है तो वो इंसान से भी कम है, और जब वो वर्स्ट है तो वो एक जानवर से बस थोड़ा सा बेटर है। मतलब कि वो इंसान भी नहीं है और जानवर भी नहीं है। ही इज यूजलेस, ही इज वाइल्ड। वाइल्डली का मतलब है यूजलेस। And the worst fall that ever fell, I hope I shall make shift to go without him. वो कह रही है and the worst fall that ever fell मतलब, और वर्स्ट से वर्स्ट अगर जो हो सकता है वो अगर मेरे साथ हुआ, वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है कि अगर उसने सही कास्केट चुन ली, the worst that could happen कि अगर उसने सही कास्केट चुन ली, then he will win Portia, तो पोर्शिया को उससे शादी करनी पड़ेगी according to her father's will। और अगर वो वर्स्ट, अगर उसने सही कास्केट चुन ली, that is the worst that could happen, I hope I shall make shift to go without him। मैं उम्मीद करती हूँ कि आई विल अरेंज समथिंग, आई विल डू समथिंग टू गो विदाउट हिम, मैं उससे छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करूंगी। आई होप दैट आई विल डू समथिंग टू रिमेन अनमैरिड, टू गो विदाउट हिम। आई विल ट्राई टू डू समथिंग, मैं उसको एक्सेप्ट ना करूँ, मैं उसको रिजेक्ट कर दूं, कैसे भी कुछ ना कुछ करके मैं उससे पीछा छुड़ा लूंगी। फिर ऐसा कहती है इफ ही शुड ऑफर टू चूज एंड चूज द राइट कास्केट, you should refuse to perform your father's will if you should refuse to accept him। मेरे से उसको याद दिलाती है if he should offer to choose, कि अगर वो कहता है कि हाँ yes I'm going to choose one of the 3 caskets and choose the right casket, और अगर उसने चूज कर ली सही कास्केट, अगर उसने भगवान ना करे सही चूज कर ली उसने राइट कास्केट, you should refuse to perform your father's will if you should refuse to accept him। अगर तुम उसको एक्सेप्ट करने से मना करोगी, if you should refuse to accept him, अगर तुम उसको एक्सेप्ट करने से मना करोगी, then you should refuse to perform your father's will। तो इस तरीके से तुम अपने फादर की विश को परफॉर्म करने से मना कर रही होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। मेरे सभी कई याद दिला रहे। तो पोर्शिया कहती है therefore for fear of the worst I pray thee set a deep glass of greenish wine on the contrary casket। तो पोर्शिया कहती है कि इसीलिए, इसी डर की वजह से कि that is the worst that can happen, और इसी वर्स्ट की वजह से मेरे को डर है, इसी डर की वजह से मैं तुमसे कहती हूँ I request you, I pray you set a deep glass of greenish wine। greenish wine मतलब है राइन से आई हुई वाइन। राइन एक जगह है जहाँ की वाइन बहुत अच्छी मानी जाती होगी उस समय में, और वो कह रही है कि एक बड़ा सा ग्लास, डीप ग्लास मतलब अ बिग ग्लास, ह्यूज ग्लास ऑफ ग्रीनिश वाइन को तुम गलत कास्केट के ऊपर रख देना। मतलब कि तुम जो गलत कास्केट है जिसमें मेरी फोटो नहीं है, जिसको चूज करके मेरे को नहीं जीता जा सकता, उस कास्केट के ऊपर तुम एक ग्रीनिश वाइन का बड़ा सा ग्लास रख देना। देखिए दोस्तों, पोर्शिया यहाँ पे उस ड्यूक ऑफ सैक्सनीज के नेफ्यू से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रच रही है, क्या क्या खेल खेल रही है कि तुम गलत कास्केट के ऊपर बड़ा सा ग्लास रख देना शराब का। वाई, क्यों उसने ऐसा बोला? बिकॉज शी नोस फॉर इफ द डेविल बी विद इन एंड दैट टेम्पटेशन विदाउट आई नो ही विल चूज इट। वो जानती है बिकॉज अगर उसके अंदर वो डेविल है, अगर उसके अंदर वो ईवल है, अगर उसके अंदर वो तमन्ना है उसको पाने की, वाइन को पाने की, तो एंड द टेम्पटेशन आउटसाइड, एंड दैट टेम्पटेशन का मतलब वो अट्रैक्शन आउटसाइड है, विदाउट मतलब आउटसाइड। इफ दैट टेम्पटेशन, इफ दैट ग्लास ऑफ वाइन इज आउटसाइड कास्केट, गलत कास्केट के ऊपर रखा है, आई नो ही विल
choose it. I'm sure that he will choose it. देखिए कि अगर उसके मन में जरा भी वो हुआ वाइन को लेकर, अगर वो वाइन के पीछे पागल है, अगर उसके अंदर डेविल है, डेविल से मतलब he cannot control his senses, वो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर उसके अंदर वो फीलिंग है और तुम उसको शराब का लालच दोगे, तो आई एम श्योर दैट ही विल चूज दैट रॉन्ग कास्केट। आई विल डू एनीथिंग देयरसा एर आई विल बी मैरिड टू अ स्पॉन्ज। कहती है आई कैन डू एनीथिंग देयरसा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बिफोर, एर का मतलब बिफोर, आई गेट मैरिड टू अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज मतलब ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड मतलब शराबी, जो ऐसा आदमी जो कि हर समय शराब पीता रहता है। मैं उस शराबी से शादी करने से पहले कुछ भी करूंगी कि उससे छुटकारा मेरे को मिल जाए। दोस्तों ये थी 6 लोगों के बारे में बात है, आपको इन सब के बारे में बातें पता होनी चाहिए। अब मेरे से कहती है यू नीड नॉट फेयर लेडी द हैविंग एनी ऑफ दीज थॉट्स। कहती है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है माय लेडी, माय मैडम पोर्शिया, हैविंग एनी ऑफ दीज लॉर्ड्स, इन लॉर्ड्स में से आपको कोई नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। डू नॉट बी फेयरफुल ऑफ मैरिंग एनी ऑफ दीज लॉर्ड्स, they have acquainted me with their determinations. They have acquainted me. They've already told me. They've already told me what are their plans, what are their determinations, what are their decisions. Determinations का मतलब आप plans कह लीजिए, decisions कह लीजिए. They've already told me about them, which is indeed to return to their home and to trouble you with no more suit. तो कहते हैं कि उनकी क्या decision है, 6 लोगों का ये decision है that they will return to their home, वो अपने घर वापस चले जाएंगे और वो आपको डिस्टर्ब और किसी चीज से नहीं करेंगे। दे विल नॉट ट्रबल यू, दे विल नॉट डिस्टर्ब यू विद एनी सूट, वो आपको और प्रपोज नहीं करेंगे, वो आप कास्केट चूज नहीं करेंगे, उनका मन नहीं है। दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल रिटर्न टू देयर होम अनलेस यू मे बी वन बाय सम अदर सॉर्ट देन योर फादर्स इम्पोजिशन डिपेंडिंग अपॉन द कास्केट। तो उन 6 लोगों का ये कहना है कि दे विल नॉट चूज द कास्केट, दे विल नॉट ट्रबल यू विद द सूट अनलेस यू मे बी वन बाय सम अदर सॉर्ट। कहता है कि उन लोगों का कहना है कि अगर आप किसी और तरीके से जीता जा सकता है, किसी और तरीके से आपसे शादी करी जा सकती है, देन दे आर रेडी। बट अगर सिर्फ एक ही तरीका है कि आपके फादर ने जो कास्केट सिस्टम डिजाइन किया है, अगर सिर्फ वही तरीका है, तो देन दे आर नॉट गोइंग टू चूज यू, देन दे आर नॉट गोइंग टू चूज द कास्केट, देन दे विल नॉट डिस्टर्ब यू। लेकिन अगर कोई और तरीका है तो आप उनको बता दीजिए, देन दे आर रेडी टू मैरी यू, देन दे आर रेडी टू फाइट फॉर यू unless you may be won by some other sort, कि आपको किसी और तरीके से जीता जा सके, other than your father's imposition, आपके फादर ने जो डिसाइड किया है, जो आपके फादर की जो इम्पोजिशन है, जो कि आपके फादर की विश है, जो कि कंडीशन है, उसके अलावा कोई और हो तो मैं आपको चूज करने के लिए तैयार हूँ। तो पोर्शिया कहती है कि if I live to be as old as Sibylla, I will die as fast as Diana। तो वो कहती है कि if I live to be as old as Sibylla, दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सिबिला और डायना के बारे में बताऊं। सिबिला उनकी ही एक लेडी थी जिसको विश मिली थी, एक गॉडेस अपोलो ने दी थी। उनकी कोई गॉडेस होंगी अपोलो, मेरे को भी जानकारी नहीं है, पर कोई जरूरी भी नहीं है ये जानकारी, आपको सिर्फ टेक्स्ट के तक रिस्ट्रिक्टेड रहना है बोर्ड के लिए, बट फिर भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सिबिला एक लेडी थी जिसको विश मिली थी किसी चीज के लिए। उन्होंने विश किया था कि उनको विश मिली थी कि आप अपनी मुट्ठी में सैंड के जितने भी ग्रेन्स लेंगी आप उतने साल जिएंगी। तो सैंड के ग्रेन्स एक मुट्ठी में जितने आपके हाथ में आएंगे आप उतने साल जिएंगी। तो उसी तरीके से उन्होंने सैंड उठाए और बहुत सारे ग्रेन्स आ जाते हैं दोस्तों सैंड में, लाखों करोड़ों, और वो उतने साल जिएंगी। बट क्योंकि उन्होंने जवानी अपनी नहीं मांगी, उनको सिर्फ एज मिली, उनको इटर्नल यूथ नहीं मिली, उनको हमेशा यंग नहीं मिला, तो ओल्ड होती गई। उनकी बॉडी जो थी वो विदर होती गई, वो डिस्ट्रॉय होती गई। डिस्ट्रॉय से मतलब वो खराब होती गई, जैसे जैसा कि ओल्ड एज में होता है, और वो छोटी होती गई, इतनी छोटी हो गई कि उनको एक जार में रखना पड़ा। तो ये है सिबिला की कहानी। मतलब इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबिला का मतलब क्या है कि इफ आई गेट टू लिव एज लॉन्ग एज सिबिला डिड, मतलब सिबिला जितना लंबी जी, अगर मैं उतनी लंबी भी जीऊंगी, आई विल डाई एज चास्ट एज डायना, आई विल डाई एज प्योर एज डायना। डायना वहां पे है गॉडेस ऑफ प्योरिटी, गॉडेस ऑफ चेस्टिटी, चेस्टिटी का मतलब है प्योरिटी, वर्जिनिटी, गॉडेस ऑफ वर्जिनिटी। तो वो कहती है कि इफ आई गेट टू लिव एज ओल्ड एज सिबिला, अगर मैं सिबिला जितना लंबा जीऊंगी, आई विल स्टिल बी एज चास्ट एज डायना, आई विल स्टिल बी एज प्योर एज डायना, आई विल स्टिल बी अ वर्जिन अनलेस आई बी ऑब्टेन्ड बाय द मैनर ऑफ माय फादर्स विल। कि अगर यही चलता रहा, मेरे फादर की जो विल है, मेरे फादर ने जो कंडीशन सेट करी है,
अगर वही चलता रहा और कोई चूज नहीं कर पाया तो मैं कितनी भी लंबी जी लूं, मैं हमेशा डायना जितनी प्योर ही रहूंगी। I am glad this parcel of wooers are so reasonable, for there is not one among them but I dote on its very absence. तो कहती है कि she is glad this parcel of wooers, this parcel of wooers का मतलब है this crowd of suitors, parcel मतलब crowd and wooers मतलब suitors। तो कहती है कि I am happy that this crowd of suitors are so thoughtful, कि वो इतने thoughtful थे कि they are going away, they are not choosing casted। उन्होंने मना कर दिया कि they are not going for the lottery system, अगर कोई और तरीका है तो आप बताएं। So she is happy कि उनमें इतनी सेंस है, they are thoughtful because but I dote on his very presence. There is not one among them but I dote on his very presence। तो कहते हैं क्योंकि इन छह में से ऐसा कोई भी जना नहीं है जिसके जाने से मेरे को दुख होगा। But I dote on his very presence मतलब who she likes to be present, जिसको मतलब उनके जाने पे दुख होगा। Who she would be unhappy, who she would be unhappy if he would leave। तो वो कहता है इनमें से कोई ऐसा जना नहीं है जिसके जाने पे मेरे को दुख होगा। एंड आई प्रे गॉड ग्रांट देम अ फेयर डिपार्चर। और वो कहती है कि आई प्रे गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि दे हैड अ हैप्पी जर्नी, कि दे हैव अ हैप्पी जर्नी, वो अच्छे से जाएं और सुरक्षित पहुंचे। इनमें से कोई ऐसा जना नहीं है जिसके जाने से मेरे को दुख हो रहा है। तो यहाँ पे उन 6 लोगों की बात खत्म हो गई। फिर ऐसा कहती है, डू यू नॉट रिमेम्बर लेडी इन योर फादर्स टाइम अ वेनिशियन अ स्कॉलर एंड अ सोल्जर दैट केम हिदर इन कंपनी ऑफ द मार्क्वेस ऑफ मोंटफेरेट। तो वो कहती है कि लेडी, माय लेडी पोर्शिया, डू यू नॉट रिमेम्बर, क्या आपको याद है, इन योर फादर्स टाइम अ वेनेशियन अ स्कॉलर एंड अ सोल्जर। कहती है कि आपके फादर के टाइम में, व्हेन योर फादर वाज अलाइव, उस समय पे एक वेनेशियन आया था। वेनेशियन मतलब अ मैन फ्रॉम वेनिस, वेनिस से एक मैन आया था, हु वाज अ स्कॉलर एज वेल एज सोल्जर। तो दोस्तों एक बात बताऊं, वो कह रही है कि वो जना जो था वो एक स्कॉलर भी था और वो जना एक सोल्जर भी था। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई सोल्जर है तो वो फाइट करेगा, वो एक स्कॉलर कैसे हो सकता है, वो कैसे पढ़ाई कर सकता है। और अगर कोई स्कॉलर है, अगर कोई ऐसा जना है जो कि पढ़ रहा है, जो कि रिसर्च कर रहा है, या अगर रिसर्च स्कॉलर है, तो वो सोल्जर कैसे हो सकता है। तो मतलब कि एक तरीके से नेरिसा यहाँ पे थोड़ा मजाक कर रही है, थोड़ा फन के मूड में है कि उसका मजाक कर रही है। या फिर आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे बसानियों के बारे में ही बात हो रही है, तो आप इसको ये भी सोच सकते हैं कि जब बसानियो आया होगा तो क्योंकि उसकी आदत है ज्यादा शो ऑफ करने की, ज्यादा अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताने की, तो उसमें इतनी समझ नहीं थी कि बसानियो ने उस टाइम कह दिया कि आई एम बोथ अ स्कॉलर एज वेल एज अ सोल्जर। तो उसने अपनी बढ़ाई चढ़ाई में हो सकता है झूठ झूठ कह दिया हो कि आई एम बोथ अ स्कॉलर एज वेल एज अ सोल्जर, हालांकि सच्चाई कुछ और है। तो हो सकता है नेरिसा वही कह रही हो, या फिर हो सकता है कि नेरिसा उसको फन कर रही हो। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, आपको जैसे समझना है जैसे कर लीजिए, बोथ आर एक्सेप्टेबल। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा दैट यू कंसिडर नेरिसा उसका मजाक उड़ा रही है, नेरिसा इज मेकिंग फन। नेरिसा उसको याद दिला रही है पोर्शिया को कि व्हेन योर फादर वाज अलाइव अ वेनेशियन हु वाज बोथ अ स्कॉलर एज वेल एज सोल्जर, ही केम हियर, दैट केम हिदर, हिदर मतलब हियर, इन कंपनी ऑफ द मार्किस ऑफ मॉन्टफेरेट। वो यहाँ पे आया था मार्किस ऑफ मॉन्टफेरेट के साथ। मार्किस मतलब एक टाइटल ही हो गया, जैसे कि बेरन, जैसे कि काउंट, उसी तरीके से मार्किस भी एक टाइटल हो गया। मॉन्टफेरेट भी एक जर्मनी की जगह है। तो वो हो सकता है बेसानियो उसके साथ आया हो उस समय, तो वो उसी को याद दिला रही है। और जैसा कि आपको सीन 1 में पता भी चला था कि बेसानियो और पोर्शिया के बीच में आंखों ही आंखों में स्पीचलेस मैसेजेस ट्रांसफर हुए थे, मतलब कि पोर्शिया ने उसको मैसेजेस ट्रांसफर किए थे। दैट मींस दैट दे लाइक्ड ईच अदर। तो उसको पोर्शिया को याद है। पोर्शिया सेज यस यस इट वाज बेसानियो एज आई थिंक ही वाज सो कॉल्ड। तो कहती है यस यस, उसका नाम बेसानियो था, एज आई रिमेंबर उसका नाम बेसानियो था। ही वाज सो कॉल्ड मतलब हिज नेम वाज बेसानियो। ऐसा कहती है, yes, true, madam. He, of all the men that ever my foolish eyes looked upon, was the best deserving of fair lady. कहती है, yes, true, madam, you are right. His name was Bassanio. And he, of all the men that ever my foolish eyes looked upon, ऐसा कहती है कि वो, मैंने जितने भी लोग आज तक देखे, मैंने जितने भी men देखे आज तक, my foolish eyes looked upon, मेरी आइस ने जितने भी लोगों को देखा है, he was the best deserving of fair lady. Bassanio was the best person who deserved Portia. Fair lady यहाँ पे Portia को रेफर किया गया है। Bassanio was the best person who deserved Portia. और जितने भी लोग मैंने देखे हैं, जितने भी इंसानों को, जितने भी लोगों को मैंने आज तक देखा है, नेरिसा सेज Bassanio was the best. Portia कहती है, I remember him well and I remember him worthy of thy praise. तो Portia कहती है, yes yes, I remember him well, मेरे को वो बहुत अच्छे से याद है, and I remember him worthy of thy praise. वो कहती है, yes, he is honorable and he is worthy of your praise.
और तुम जो उसकी प्रेस कर रही हो, तुम जो उसको इतना रिस्पेक्ट दे रही हो, ही इज वर्दी, आई रिमेम्बर, ही इज अ नाइस मैन। तो पोर्शिया कहती है यस। एंटर अ सर्विंग मैन, तो एक सर्वेंट आता है, एंटर अ सर्वेंट। हाउ नाउ व्हाट न्यूज, तो पोर्शिया कहती है कि हाउ नाउ, तुम यहाँ पे कैसे, व्हाट इज योर न्यूज, व्हाट न्यूज हैव यू ब्रॉट, क्यों आए हो तुम यहाँ पे। तो सर्वेंट कहता है द फोर स्ट्रेंजर्स सीक फॉर यू मैडम, टेक देयर लीव, एंड देयर इज अ फोररनर कम फ्रॉम अ फिफ्थ, प्रिंस ऑफ मोरक्को। तो दोस्तों यहाँ पे वो सर्वेंट कहता है कि द फोर स्ट्रेंजर्स सीक फॉर यू मैडम टू टेक देयर लीव, कहता है कि फोर स्ट्रेंजर्स हैं, वो आपसे परमिशन लेते हैं, दे सीक फॉर यू मैडम टू टेक देयर लीव, वो दे विश टू मीट यू, दे लुक फॉर यू बिकॉज दे आर लीविंग, दे आर गोइंग अवे, दे आर रिटर्निंग देयर होम, एंड दे विश टू मीट यू मैडम बिफोर दे लीव। दोस्तों यहाँ पे शायद एक एरर है, द फोर स्ट्रेंजर्स की जगह हो सकता है शेक्सपियर 6 जनों को कहना चाह रहा हो सकता है वो लिखते समय भूल गया हो, या फिर हो सकता है कि पहले 2 जने पहले निकल चुके हों और बाकी के 4 जने रह गए हों जो कि अब निकल रहे हों। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनपे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट यू कैन कंसिडर कि 2 लोग जो थे वो पहले निकल गए, 4 स्ट्रेंजर्स रह गए हैं जो कि अब भी छोड़ के जा रहे हैं। तो सर्वेंट यही बताने आया है कि वो पोर्शिया से मिलना चाह रहे हैं। एंड देयर इज अ फोररनर कम फ्रॉम अ फिफ्थ, तो वो कहता है कि एंड देयर इज अ फोररनर, फोररनर मतलब मैसेंजर, एक फिफ्थ जने से मैसेंजर आया है, द प्रिंस ऑफ मोरक्को। मोरक्को अफ्रीका में एक जगह है, तो वहीं के प्रिंस ने एक मैसेंजर भेजा है, हु ब्रिंग्स अ वर्ड दैट इज प्रिंस दैट हु ब्रिंग्स वर्ड द प्रिंस इज मास्टर विल बी हियर टुनाइट, जो कि अपने प्रिंस मास्टर का मैसेज लेके आया है, जो कि आज रात को आपसे मिलने आएंगे। तो सर्वेंट क्या बताता है, सर्वेंट यही बताता है कि जो बाकी के 4 जने हैं वो अपने घर को जा रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और 5वां जना आ रहा है, प्रिंस ऑफ मोरक्को, उसका सर्वेंट आया है यही बताने के लिए। पोर्शिया कहती है इफ आई कुड बिड द फिफ्थ वेलकम विद सो गुड अ हार्ट एज आई कैन बिड द अदर 4 फेयरवेल, आई शुड बी ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच। तो पोर्शिया कहती है कि इफ आई कुड बिड द फिफ्थ वेलकम विद सो गुड अ हार्ट, कहती है कि ये जो 5th जना है, ये जो 5वां जना है, प्रिंस ऑफ मोरक्को, अगर मैं उसको इतने ही खुश मन से वेलकम कर सकती जितने की खुश मन से मैं बाकी 4 जनों को फेयरवेल कर रही हूँ, बाकी के जो 4 जने हैं जो कि मेरे को अभी छोड़ के जा रहे हैं, मैं उनको जितने खुशी खुशी फेयरवेल कर रही हूँ, अगर मैं 5वें जने को भी उतनी खुशी खुशी वेलकम कर सकती, तो आई शुड बी ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच, तो मेरे को वो पसंद होता, मेरे को अच्छा लगता, आई शुड बी glad of his approach. I would be happy that he is visiting me. If he have the condition of a saint and the complexion of a devil, I had rather he should shrive me than wife me. तो वो कहती है कि उसका जो कंडीशन है वो मान लो सेंट की तरह हो, he should have the condition of a saint. If his behavior is like a saint, he is a holy man, he is a good man, and the complexion of a devil, but his complexion is like a devil. मतलब कि क्योंकि मोरक्को से आया है, अफ्रीका से आया है, अफ्रीका के लोग ब्लैक्स थे, व्हाइट के लोग उनको स्लेव्स बना के रखते थे, तो क्योंकि वो ब्लैक है तो इसीलिए पोर्शिया को वो पसंद नहीं है, जो कि उस टाइम की मेंटालिटी को दिखाता है दैट व्हाइट पीपल हेटेड ब्लैक पीपल। तो पोर्शिया सिर्फ और सिर्फ प्रिंस ऑफ मोरक्को से इसीलिए नफरत करती है, इसीलिए उससे शादी नहीं करती, इसीलिए उसको डेविल बुलाती है, बिकॉज हिज कॉम्प्लेक्शन इज ब्लैक, क्योंकि वो ब्लैक है। तो यही कहती है कि अगर उसका बिहेवियर कितना भी अच्छा हो, सेंट की तरह भी क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्शन, उसका अपीयरेंस, उसका स्किन कलर ब्लैक है, इट इज लाइक डेविल, आई रादर ही शुड स्ट्राइव मी देन बाइट मी। आई विश कि वो मेरे को बस स्ट्राइव करके चले जाए, स्ट्राइव मतलब गिव स्पिरिचुअल कंसोलेशन, गिव स्पिरिचुअल एडवाइस, कि वो मेरे को बस प्रवचन सुना के चला जाए, स्पिरिचुअल एडवाइस सुना के चला जाए, मेरे से शादी ना करे। आई वुड नॉट लाइक टू मैरी हिम, देन वाइफ मी का मतलब देन मैरी मी। कम नरिसा, सायरा गो बिफोर, वो कहती है कि चलो नरिसा आओ मेरे साथ आओ, लोगों से भी मिल जाते हैं। सायरा गो बिफोर, सायरा मतलब यहाँ पे वो अपने सर्वेंट के लिए कह रही है पोर्शिया कि सर्वेंट सायरा गो अहेड, तुम आगे जाओ, हम आते हैं। whilst we shut the gates upon one who another knocks at the door, वो कहती है कि जब हम किसी एक जने को बाहर भेजते हैं, किसी एक जने के लिए दरवाजे बंद करते हैं, when one person leaves another person knocks at the door, तो कोई और जना मेरे साथ आ जाता है मेरे को मिलने, मेरे से मिलने। तो ये जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं ये हमको बताती हैं कि बसानियो ने जो सीन 1 में कहा था कि हर समय शूटर्स आते रहते हैं चारों दिशाओं से, वो सच है। पोर्शिया कहती है कि जब कोई एक जना लीव करता है, another person knocks at the door, another person is ready to marry Portia, to woo Portia, to propose Portia। तो पोर्शिया इसी वजह से परेशान है कि लोग आते रहते हैं और जिनको पसंद नहीं करती वो डरी रहती है कि कहीं मैं इसको पसंद नहीं करती, कहीं ये सच में सही कास्टिक ना चुन ले। और पोर्शिया जिसको पसंद करती है, जो कि हमें हिंट मिले हैं कि वो बेसानियो को पसंद करती है,
वो उनसे उससे जिससे पसंद करती है उससे शादी नहीं कर सकती, इसीलिए पोर्शिया परेशान है। दोस्तों यहाँ पे एक डिफरेंस है, सीन 2 में हमें पोर्शिया की सैडनेस का कारण पता है, बट सीन 1 में हमें एंटोनियो की सैडनेस का कारण नहीं पता चला। तो यही एक डिफरेंस है, हमें नहीं पता एंटोनियो क्यों सैड था, बस इतना पता है कि हाँ वो सैड था। हम अपने एजम्पशन कर सकते हैं कि वो बिजनेस की वजह से सैड था या किसी और वजह से सैड था, बट पोर्शिया क्यों सैड है ये हमें पता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सीन में इंपॉर्टेंट चीजें यही है कि आपको इन लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या है, उनसे अगर शादी करेगी तो पोर्शिया को कैसा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो काउंट पैलेटाइन से शादी करेगी तो वो कैसा लगेगा। तो काउंट पैलेटाइन से शादी करना, इट वुड बी लाइक मैरिंग अ वीपिंग फिलोसोफर, इट वुड बी लाइक मैरिंग अ डेथ्स हेड, इट वुड बी लाइक मैरिंग अ स्कल, इट वुड बी बेटर इफ शी वुड मैरी अ स्कल। तो यही है। और उसने नेपोलिटन प्रिंस के बारे में क्या क्या कहा, उसने इन तीनों के बारे में क्या मजाक उड़ाया, ये आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश मैन फाल्कनब्रिज जो है उसने स्कॉटिश लॉर्ड को घुसा मारा होगा, तो ये उनके बीच में आर्गुमेंट हुआ होगा जिससे मारा होगा, और स्कॉटिश लॉर्ड ने उससे कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से उसने उसको गुड नेबर बोला। फ्रेंचमैन उसकी श्योरिटी बना कि हाँ यस आई विल हेल्प यू टेक रिवेंज, और ऐसा ऐसा है। उसने ड्यूक ऑफ सैक्सनी से छुटकारा पाने के लिए क्या प्लान किया, कि उसने प्लान किया कि तुम गलत कास्केट के ऊपर एक ग्रीनिश वाइन का ग्लास रख देना, ये सब उसने प्लान किया। और उसने प्रिंस ऑफ मोरक्को के बारे में क्या कहा सीन 2 में, उसने अपने सिबिला और डायना के बारे में क्या कहा, उसने बसानियों के बारे में क्या कहा, नेरिसा ने बसानियों के बारे में क्या कहा। बस यही दोस्तों चीजें हैं। आपसे वो पूछ सकते हैं कि जो फ्रेंच लॉर्ड मोहनशर लिबॉन है, व्हाट डज ही डू व्हेन ही हियर्स अ फ्रॉसेल सिंग। इसका एक लाइन का आंसर है दोस्तों, इसको बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे ये लिखेंगे कि इफ मोहनशर लिबॉन हियर्स अ फ्रॉसेल सिंग, he falls straight a capri, that is he starts dancing। बस दोस्तों यही है। तो ऐसे ही हम सीन 2 खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, और अब हम मिलते हैं एक्ट 1 सीन 3 में। तो नमस्कार दोस्तों।